हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। तो बच्चों, इस वीडियो में हम अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, अभिक्रिया के जो वेग होता है उसको प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं वो होते हैं आपके ताप, दाब, सांद्रण और आपका उत्प्रेरक। तो बच्चों, अभिक्रिया के वेग को समझने के लिए इसका सबसे पहला पॉइंट पढ़ लेते हैं जो आपका सांद्रण या कह सकते हो सांद्रण का प्रभाव। तो मान लीजिए मैंने एक बर्तन में कुछ जल की मात्रा भर ली। मैंने एक बर्तन में कुछ जल की यानी H2O की मात्रा भर ली और मान लीजिए ये आपका जो जल है वो 50 अणुओं से मिलकर बना है। जो आपका जल है वो 50 अणुओं से मिलकर बना है। तो यहां पर जो जल के अणु हैं, जो आपके जल के अणु हैं वो आपस में एक दूसरे से टक्कर करेंगे। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसके अंदर जो H2O यानी जल है उसके 50 अणु और मिला दिए। मैंने क्या किया, इस जल के अंदर जो पहले आपका जल था उसके अंदर मैंने जल के 50 अणु और मिला दिए। तो होगा क्या कि जब इसके अंदर हम जल के 50 अणु और मिलाएंगे तो यहां पर अणुओं की संख्या में जो है वृद्धि हो जाएगी। यानी आपके कितने अणु हो जाएंगे, 50 आपके ये थे और 50 और हो गए, तो आपके जो टोटल अणु है वो आपको जाएंगे 100 अणु। यानी अब इस बर्तन में जो अणुओं की संख्या है वो कितनी है, वो आपकी 100। तो यहां पर क्या होगा, पहले की अपेक्षा अब अणुओं की संख्या बढ़ चुकी है। तो जब अणुओं की संख्या बढ़ेगी तो इसके अंदर जो इनमें टक्करों की संख्या है, जब अणु आपके बढ़ेंगे तो इसके अंदर जो आपके अणु हैं उनमें जो टक्करों की संख्या है वो भी बढ़ जाएगी। और जब जो आपके अणु हैं उनकी टक्करों की संख्या में वृद्धि होगी तो क्या होगा, तो अभिक्रिया की जो दर है वो भी बढ़ जाएगी। फिर से इस बर्तन में हमने क्या किया, 50 अणु जल के मिलाए। तो उस समय इसके अंदर जो अणु थे वो कम थे। जब अणु कम होंगे तो टक्करों की संख्या भी कम होगी। मैंने इसके अंदर 50 अणु जल के और मिला दिए। तो जब जल के 50 अणु और मिला दिए तो अब इसके अंदर जो अणुओं की संख्या है वो आपकी कितनी है, 100 यानी 100। तो जब अणुओं की संख्या बढ़ेगी तो होगा क्या कि इसके अंदर अणुओं की संख्या बढ़ने से जो उनके टक्करों की संख्या है वो भी बढ़ जाएगी। और जब टक्करों की संख्या बढ़ेगी तो क्या होगा, तो आपकी जो अभिक्रिया की दर है या आपकी जो अभिक्रिया का वेग है वो भी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। लैंग्वेज पढ़ लेते हैं। सांद्रण, अभिकारक का सांद्रण बढ़ने से पहले आपके 50 अणु थे, मैंने और मिला दिए 50, तो इसकी सांद्रण यानी इसकी मात्रा बढ़ गई। तो सांद्रण बढ़ने से अणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। तो आपकी अणु की संख्या कितनी है, पहले 50 थी और उसमें वृद्धि हो गई यानी 100 अणु हो गए, जिसके फलस्वरूप एकांत समय में अणुओं के आपस में टकराने की संभावना है वो बढ़ जाती है। जब इसमें अणुओं की संख्या बढ़ेगी तो एकांत समय में जो टक्कर है, इनके अंदर जो टक्कर हो रही है कणों के बीच में, उनकी संख्या भी बढ़ जाएगी, जिससे अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है। जब टक्कर की संख्या ज्यादा से ज्यादा होगी तो वेग भी हमारा अधिक हो जाएगा या बढ़ जाएगा। ठीक है, सेकंड आपका ताप का प्रभाव। तो इसके लिए मैं एक और डायग्राम बना देता हूं। मैंने फिर से जो है एक बर्तन में जल की मात्रा ले ली। मान के चलिए मैंने 10 ml जो है जल यानी H2O ले लिया। मैंने एक बर्तन में 10 ml जो है H2O की मात्रा ले ली। प्रारंभ में मैंने क्या किया, जब इसको गर्म करना शुरू किया, जब इसको गर्म करना शुरू किया तो इसका जो टेम्परेचर था, जिसका तापमान था वो मैंने 20 डिग्री सेल्सियस रखा। तो इस समय क्या होगा कि यहां पर जो जल के कण हैं
या जल के अणु हैं वो उनमें क्या हुआ, उनमें सक्रिय ऊर्जा जो है वो बढ़ेगी। जब इसको हम गर्म करेंगे तो क्या हुआ, तो उसके अंदर जो सक्रिय ऊर्जा है यानी जो अणु है उसमें गति करने की जो स्टेमिना है, शक्ति है, वो बढ़ जाएगी। या कह सकते हो जबकि अणु है उसकी सक्रिय ऊर्जा का मान बढ़ जाता है। अब मैंने क्या किया, इस ताप को मैंने बढ़ाकर 30 डिग्री सेल्सियस कर दिया। मैंने इसका जो ताप है वो 20 से बढ़ाकर 30 कर दिया। तो क्या होगा, जब ताप इसका बढ़ाएंगे तो इसके अंदर जो अणु हैं उनके अंदर क्या होगा, उनके अंदर सक्रिय ऊर्जा का मान और बढ़ जाएगा। अर्थात आपके जो अणु है वो पहले की अपेक्षा अब और ज्यादा ऊर्जा को अवशोषित या एब्जॉर्ब करेंगे। जब ज्यादा से ज्यादा जो अणु है ऊर्जा को एब्जॉर्ब या अवशोषित करेंगे तो क्या हुआ, तो वो जल्दी से गर्म होंगे और क्या हुआ, उनके अंदर टक्करों की संख्या भी बढ़ेगी, जिससे क्या हुआ, जिससे वो जल्दी से वाष्पित होंगे। या कह सकते हो जो अभिक्रिया का वेग है वो बढ़ जाता है। फिर से ये आपका जल था 10 ml, मैंने इसको 20 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया तो इसके अंदर जो अणु है वो हीट को यानी जो 20 डिग्री सेल्सियस ताप है उस तापमान को अवशोषित करेंगे ऊर्जा बनाने के लिए या अपने आप को गति ऊर्जा में बदलने के लिए। जैसे ही मैं इसका ताप बढ़ाता हूं तो जो अणु है तो और ज्यादा हीट को क्या करेंगे, अवशोषित करेंगे। जब ज्यादा से ज्यादा हीट को अवशोषित करेंगे तो क्या हुआ, तो उसके अंदर जो सक्रिय ऊर्जा है, जो अणु की सक्रिय ऊर्जा है उसका मान बढ़ जाएगा। और जब सक्रिय ऊर्जा का मान बढ़ेगा तो अभिक्रिया की दर भी बढ़ जाएगी। पढ़ लेते हैं। ताप, ताप के बढ़ने से अभिकारक के अणुओं की जो ताप बढ़ेगा 20 से 30, तो अणुओं की सक्रिय ऊर्जा का मान भी बढ़ जाता है। जब हम ताप बढ़ाएंगे तो इसके अंदर जो ऊर्जा है, जो आप अणु इकट्ठा कर रहे हैं ऊर्जा, उसकी ऊर्जा का मान भी बढ़ जाएगा। और जब ऊर्जा का मान बढ़ेगा तो अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है। ठीक है, आपकी जो सक्रिय ऊर्जा है वो मैंने इससे पहले वीडियो में समझा चुका हूं, और आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो आप आई बटन पर उसे देख सकते हैं, जिससे कि आपको ये डाउट अच्छे से क्लियर हो जाए। अब हम अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले अन्य दो कारकों का अध्ययन करते हैं। तो मैं एक बार उसको लिख देता हूं। तो बच्चों, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाला अगला पॉइंट है आपका दाब का प्रभाव। इस एग्जाम्पल को आप इस तरह समझ सकते हो कि मैंने क्या किया, एक फूला हुआ बलून ले लिया, मैंने क्या किया, एक गुब्बारा लिया और उसके अंदर हवा भर दी। अब उस गुब्बारे को मैं दोनों तरफ से दाब लगाऊं, अर्थात उसको प्रेशर दूं, तो हुआ क्या, दाब लगाने से उस गुब्बारे के अंदर जो छोटे छोटे गैसीय अणु हैं वो क्या करेंगे, एक दूसरे के नजदीक आएंगे। जब मैं गुब्बारे को दाब लगाऊंगा तो हुआ क्या, दाब लगाने से गुब्बारा पिचकेगा और आपके उसके अंदर जो गैस के अणु हैं वो नजदीक आ जाएंगे। जब गैस के अणु पास पास आ जाएंगे तो उनके अंदर जो टक्करों की संख्या है वो बढ़ जाएगी। जब टक्करों की संख्या बढ़ेगी तो वह क्या, अभिक्रिया का जो वेग है वो भी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। या कह सकते हो आपका जो गुब्बारा है वो फूट जाएगा। पढ़ते हैं। दाब, दाब के बढ़ने से गैसीय अणु निकट आ जाते हैं। जो आपका बलून है मैं उसको दाब दूंगा या प्रेशर दूंगा तो उसके अंदर जो गैस के अणु है वो काफी निकट या फिर पास पास आ जाएंगे, जिसके फलस्वरूप उनके परस्पर टकराने की संभावना बढ़ जाती है। जब वो पास पास आएंगे तो उनके टक्करों की संख्या बढ़ जाएगी, और जब टक्करों की संख्या बढ़ेगी तो गुब्बारा फूट जाएगा। तो बच्चों, जब उनके टकराने की संभावना बढ़ जाती है तो अभिक्रिया का जो वेग है वो भी बढ़ जाता है। अब आपका नेक्स्ट पॉइंट चलेगा जो है आपका उत्प्रेरक का प्रभाव। इसके लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। मैंने क्या किया, किसी एक बर्तन में जो है 100 ml H2O ले लिया। मैंने किसी बर्तन में 100 ml H2O ले लिया। जब मैंने इसको गर्म किया
तो ये जो है 20 मिनट में वाष्पित हो रहा है, और इसका जो टेम्परेचर है वो है आपका 10 डिग्री सेल्सियस। मैंने क्या किया, एक बर्तन में मैंने 100 ml जो है H2O ले लिया। जब मैं इसको गर्म करना शुरू किया तो 20 मिनट में जब का जल है वो पूरा जल वाष्पित हो गया या वाष्प में बदल गया। मुझे क्या करना है, इस जल को जो है कम टाइम में वाष्प में बदलना है, यानी जो आपका 20 मिनट है वो कम टाइम में हमारा जल जो है वो वाष्प में बदले, और आपका जो टेम्परेचर है वो 10 डिग्री ही बना रहे, यानी हमें बिना ताप बढ़ाए जो है इस अभिक्रिया को या इस जल को वाष्प में बदलना है कम समय में। तो इसके लिए हम ऐसा क्या करें कि आपकी जो अभिक्रिया है वो जल्दी से पूरी हो जाए और हमारा टेम्परेचर है वो 10 का 10 बना रहे। फिर से मैंने आपका जल लिया है, उसकी मात्रा 100 ml है, टेम्परेचर हमें 10 डिग्री सेल्सियस ही रखना है, और हमें कुछ ऐसा करना है कि हमारी अभिक्रिया है वो 20 मिनट की जगह जल्दी हो जाए, या 10 मिनट कह सकते हो या 15 मिनट में। तो हम क्या करें इस अभिक्रिया में कि ये अभिक्रिया जल्दी हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि अगर इसके अंदर मैं इसके अंदर जो है वो लोहे की छोटी छोटी कील डाल दूं। क्या डाल दूं? लोहे की कील। तो जब मैं इसके अंदर लोहे की छोटी छोटी कील डालूंगा तो होगा क्या, तो आपकी जो ऊष्मा जल को मिल रही है, अब जल के साथ साथ जो ऊष्मा है, जो हीट है, वो इस कील को भी मिलेगी, यानी जो कील है वो भी अब ऊष्मा को क्या करेगा, इकट्ठा करेगा या अवशोषित करेगी, और जितनी ऊष्मा अवशोषित करेगी वह ऊष्मा जो है वो जल को प्रदान करती जाएगी, यानी जल को देती जाएगी, जिससे क्या होगा कि जो जल है उसका जो तापमान है उसके तापमान में वृद्धि होगी, और जब जल के तापमान में वृद्धि होगी तो जल हमारा जल्दी से जल्दी वाष्पित हो जाएगा, और हमें जो वाष्प है वो कम समय में प्राप्त होगा। फिर से समझिए कि मैंने इसके अंदर जो है लोहे की कील डाल दी। जब मैंने लोहे की कील जल के अंदर डाली तो पहले तो केवल और केवल जल जो है वो इस ऊष्मा को ग्रहण कर रहा था, लेकिन अब क्या है, जल के साथ साथ लोहे की जो कील है वो भी हीट को एब्जॉर्ब करेंगी, और जब हीट को एब्जॉर्ब करेंगी तो अपनी हीट को वो जल को प्रदान करती जाएगी, जिससे जल का ताप बढ़ जाएगा और जल जो है वो जल्दी वाष्प में बदलना शुरू हो जाएगा, और पहले की अपेक्षा हमें अब जो है जल वो कम टाइम में वाष्प में प्राप्त हो जाएगा। पढ़ लेते हैं इसको। उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया की गति को आसानी से अपनी उपस्थिति में कम या अधिक कर देते हैं, यानी उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जिसे अगर हम किसी अभिक्रिया में मिलाते हैं या अभिक्रिया में भाग लेते हैं तो उस अभिक्रिया को या तो जल्दी करा देगा या अभिक्रिया को स्लो कराएगा। एग्जांपल ले लेता हूं मैं दो। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से जो आपकी अमोनिया गैस बनती है 2NH3, इसके अंदर Fe जो होता है एक उत्प्रेरक होता है, यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से जो आपकी अमोनिया गैस बनती है वह अभिक्रिया बहुत ही स्लो मोशन में होती है, इसलिए इसके अंदर हम Fe उत्प्रेरक मिलाते हैं जो कि क्या करता है, इस अभिक्रिया को जल्दी कराता है। सेकंड एग्जांपल आपका N2 प्लस 3H2 रिएक्शन 2NH3। अगर इस अभिक्रिया में H2S मिला दूं यानी हाइड्रोजन सल्फाइड, तो हाइड्रोजन सल्फाइड क्या करेगा, इस अभिक्रिया को बिल्कुल नहीं होने देगा, अर्थात जो आपका H2S उत्प्रेरक है वो आपकी इस अभिक्रिया को बहुत ही स्लो मोशन में कराएगा या फिर इस अभिक्रिया को होने ही नहीं देगा। ठीक है, तो उत्प्रेरक जो है वो ऐसे पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया की गति को अपनी उपस्थिति में, उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो अपनी उपस्थिति में जो आपकी अभिक्रिया है उसके वेग को क्या करते हैं, कम या अधिक,
इसकी उपस्थिति में अभिक्रिया जल्दी होगी और H2S की उपस्थिति में जबकि अभिक्रिया होती है वो बहुत ही स्लो मोशन में होती है। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही। मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।